हेलो एवरीवन। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो हम वो जो चैप्टर पढ़ रहे थे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी हुई थी। एसिड देखा था, बेस देखा था, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था, एसिड बेस का रिएक्शन हमने देखा था। ये सारी कुछ चीज़ें हमने देखी थी। अब हम कुछ टॉपिक देखने वाले थे जिसका नाम था, हम लोग पीएच वैल्यू देखने वाले थे। पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। पीएच वैल्यू मतलब पीएच जो है वो क्या है, डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएच इन डेली लाइफ। ठीक। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है वो आता है डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए भी जो पीएच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो स्टमक होता है उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड प्रोड्यूस होता है किस लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर इसी एसिड का क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी हो गया, एसिड का क्वांटिटी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो उसके कारण उसको हमको न्यूट्रल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक एंटी एसिड खाते हैं। एंटी एसिड्स के टैबलेट खाते हैं जो कि क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। ठीक। तो डाइजेशन में भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसिड की तो हमें जरूरत है जरूर, लेकिन और ये जो एसिड है ये पेट के जो लाइनिंग है इसको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, लेकिन उसके साथ में क्या है, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो उस केस में भी तकलीफें आ सकती हैं एसिडिटी की। उसके लिए फिर हमें एक तो क्या है, वीक बेस खाना पड़ता है उसे, इस एसिड को क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके। अब हम देखते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, पीएच ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है उसका पीएच भी क्या है? फिक्स रेंज में रहता है। इसका फिक्स रेंज में रहने का रीजन कुछ है। 6.8 से 7.8 के बीच में जो हमारा ब्लड है उसका पीएच होना चाहिए। अगर जो ब्लड ब्लड है उसका पीएच 6.8 से 7.8 के बीच में रहेगा, तभी जो केमिकल जो है प्रेजेंट है। केमिकल कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड प्लाज्मा में एंड सीरम में, वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो ये जो केमिकल है इसे रहना है प्रॉपर इक्विलिब्रियम में। हम लोग को केमिकल चाहिए प्रॉपर इक्विलिब्रियम में, जो कि किसमें प्रेजेंट रहते हैं? ब्लड ब्लड प्लाज्मा और सीरम में प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए जो पीएच होना चाहिए ब्लड का वो 6.8 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। क्यों? केमिकल प्रेजेंट है, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। भाई उसमें कुछ ज्यादा या फिर कुछ कम नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ताकि जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो। साथ में अगर हमारा जो पीएच है वो एसिडिक ज्यादा हो जाए, ठीक, जो ब्लड है अगर उसका जो पीएच है वो ज्यादा, मतलब पीएच वैल्यू कम हो जाए, 7 से कम होते जा रही है, और एसिडिक जो है वो मीडियम जो है वो एसिडिक होते जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो शेप होता है, शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, शेप ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो शेप होते हैं वो क्या है? चेंज हो जाते हैं।
ठीक है। हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसका शेप क्या है, फिक्स रहता है। कुछ इस तरह से ऐसे रेक्टेंगल टाइप का, मैं सॉरी रेक्टेंगल, ओवल टाइप का कुछ शेप वगैरह उसमें रहता है, वो क्या है, चेंज हो जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है उसका अगर शेप जो है वो चेंज हो जाएगा तो वो उसमें क्या आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, वो ठीक से ऑक्सीजन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्लड जो है उसका जो पीएच है 6.8 से 7.8 के बीच में रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। दो रीजन से, क्योंकि जो केमिकल है प्रेजेंट है कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा में और सीरम में, उसका क्या है, प्रॉपर इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है। साथ में क्या है, अगर वो मीडियम एसिडिक ज्यादा हो जा रही है, एसिडिक की तरफ चले जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। और शेप चेंज होने के कारण से क्या हो जाएगा कि अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ठीक तरह से ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेप चेंज होने के कारण से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं और चीजें हम देखते हैं। पीएच इन सलाइवा। सलाइवा मतलब हमारे माउथ का जो पीएच होता है उसका भी क्या है, फिक्स रहना बहुत जरूरी होता है। देखो हमारा जो टीथ होता है, सलाइवा समझ रहे हैं क्या, किस बारे में बात कर रही हूँ, सलाइवा जो लार निकलती है ना उसके बारे में बात कर रही हूँ। हमारा जो टीथ होता है वो किस चीज से बनता है, कैल्शियम सल्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से। ओके, किस चीज से बनता है हमारा टीथ, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, जो कि किस क्या होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। हमारा दांत वाटर में घुलता है क्या, नहीं, नहीं घुलता है ना। इसका जो पीएच होता है 5.5 के आसपास होना चाहिए। अगर 5.5 से क्या है, पीएच जो है वो नीचे गिरने लग जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे जो टीथ है वो खराब होनी चालू हो जाएगी। अब अगर पीएच 5.5 से नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या है, अब क्या मीडियम एसिडिक होते जा रहा है, एसिड प्रोड्यूस होते जा रहा है उसमें। तो उस कारण से हमारा जो टीथ है उसमें क्या होने लगेगा, डिके होने लगेगा। हमारा टीथ जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस हो गया है हमारे माउथ के अंदर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसीलिए हम सुबह सुबह उठते हैं और क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। जो टूथ पेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ब्रश किया जाता है पेस्ट से, पेस्ट का यूज करते हैं बेसिकली। और ये जो पेस्ट होता है ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा जो दांत होता है वो सड़ता नहीं है। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि 2 बार ब्रश करें। ठीक है, तो ये आपको तीसरी चीज समझ आई कि टीथ जो है किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन ये सड़ने लगता है अगर माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे गिरने लग जाए, जिसके कारण से क्या है, दांतें सड़ सकती हैं। तो अगर हमको अपने दांतों को प्रिवेंट करना है इस डिके से, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट का यूज करेंगे। पेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब जब माउथ में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे पास में पेस्ट है जो कि बेसिक होता है, तो वो दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। उसके बाद अलग चीज जो आती है वो आता है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स भी होते हैं जो एसिड को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं। मैं कुछ इसके एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक प्लांट है जो कि नेटल प्लांट है, नेटल, ठीक है, ये एक प्लांट होता है। आपने कुछ पेड़ देखे होंगे, कुछ इस तरह के पेड़ होते हैं कि वो उसकी जो स्टेम रहता है उसी में ही बहुत पतले पतले धारी, बहुत बहुत फाइन
जो रहते हैं कांटे जैसे रहते हैं, जो कि उनके स्किन की तरह रहते हैं, लेकिन उसको आप दूर से पता नहीं चलेगा, लेकिन छुएंगे ना तो कुछ उसमें कांटे जैसे आपको फील होंगे और वो हाथ में गड़ भी जाते हैं। तो ऐसे ही टाइप का एक प्लांट है निटल, जिसमें बहुत बारीक 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 छोटे 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 कांटे जैसे रहते हैं। ये बेसिकली क्या, हेयर जैसे, थिन हेयर जैसे रहते हैं, थिन स्टिंकिंग हेयर, हेयर के जैसे ये रहते हैं। अब क्या होता है, इस हेयर में जब भी आप उसको टच करेंगे तो टच करने से क्या होता है, उसमें से एक एसिड निकलेगा। एसिड कौन सा एसिड निकलेगा, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये फॉर्मिक एसिड जो है वो कैसा फील कराता है, बर्न, जलने लगता है, पेन होने लगता है। ठीक, ये एक एग्जाम्पल था कि ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से जो पेड़ रहते हैं वो एसिड का यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एक हम एनिमल के एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, हम सबको पता है ना? कौन सा, बीज का और एक वॉस्प का, मधुमक्खी, दतैया, जो चीज हम बोलते हैं ना, तो इससे क्या बच के रहते हैं। क्यों भाई, ये आके क्या करते, डंक मार देते हैं, डंक मार देते हैं ये आके। तो अब ये डंक मारते हैं तो क्या होता है, इनके डंक से क्या एक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हम क्या है, पेन और बर्निंग ऑफ स्किन, ये सब हम कुछ चीजें फील करते हैं ना। तो देखा कि किस तरह से ये जो एसिड वगैरह का सिस्टम है, एसिड जो है वो किस तरह से प्लांट और एनिमल्स अपने लिए यूज कर रहे हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और चीज देख लेते हैं हम उसके बाद देखते हैं कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए हैं। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक, तो सॉइल जो है उसका भी पीएच जो होना चाहिए वो 5 से 8 के बीच में ही होना चाहिए, ये भी फिक्स है। जो सॉइल है उसका जो पीएच होना चाहिए वो 5 से 8 के बीच में होना चाहिए पीएच। और अगर इसका पीएच जो है वो 5 से नीचे गिरने लग जाए या फिर 8 से अबव चला जाए और अबव चला जाने लगे, तो फार्मर्स उसमें क्या प्रोड्यूस, मतलब फार्मर्स उसमें क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। फिर क्या है, जमीन जो है भाई बंजर होने लग जाएगी अगर पीएच उसका फिक्स नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजर का यूज किया जाएगा या फिर ऐश का यूज किया जाएगा, राख वगैरह का यूज किया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ चीजें यूज की जाती हैं। अब हम कुछ और दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके बाद फिफ्थ वाले जो पॉइंट है, पीएच ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स, इस पॉइंट में आएगा ये। इसमें एक पेड़ रहता है, कलर ऑफ हाइड्रेंजा, हाइड्रेंजा प्लांट। हाइड्रेंजा प्लांट जो रहते हैं उसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो किस कलर में होते हैं, वो डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर। उसके कलर क्या चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा, कि डिपेंड ऑन पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल। अगर जो सॉइल है वो क्या है, एसिडिक है, और तो उसमें जो कलर आएगा, हाइड्रेंजा का जो फ्लावर उसमें कौन सी कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। और वहीं अगर सॉइल का जो पीएच है वो कैसा है, एल्कलाइन है, तो हाइड्रेंजा के फ्लावर में कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा। ठीक, तो पीएच जो है वो किस तरह से एक फ्लावर को भी अफेक्ट कर रही है, उसके कलर में चेंजेस आ जा रहे हैं। एसिडिक होता है सॉइल तो कलर ब्लू आता है, वहीं जो है एल्कलाइन होता है तो कलर जो है वो पिंक आता है। और सॉइल का पीएच जो है वो 5 से 8 के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो अगर उससे कम या ज्यादा होने लगेगा तो जमीन कैसी होने लगेगी, बंजर होने लगेगी। फिर इंसान को क्या है, उसके लिए फर्टिलाइजर्स, राख वगैरह, इन सब चीजों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं हम। तो हमने सबसे पहले ये देखा था ना कि किस तरह से जो कुछ बेस है, एसिड है, वो मिलके क्या सॉल्ट बनाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया HCl,
प्लस NaOH। ये क्या है? एक बेस है। HCl इज एसिड एंड NaOH इज व्हाट? इज अ बेस। इनका रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाते हैं NaCl बना लेते हैं। ये क्या होता है? सॉल्ट है ये। प्लस H2O वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसमें से एक H और यहाँ पर से OH। H जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन किस में प्रोड्यूस होता है? एसिड्स में प्रोड्यूस होता है। OH जो है नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो किस में प्रोड्यूस होता है? बेस में प्रोड्यूस होता है। ये दोनों मिलके क्या वाटर बना लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास में मेटल बच गया, जो भी मिनरल बच गया, वो क्या बना लेते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक, तो सॉल्ट कब प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्रोड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं सॉल्ट के केस में, सॉल्ट बेसिकली क्या होते हैं? कुछ जो न्यूट्रल सॉल्ट रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सारे सॉल्ट जो रहते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं? ये क्वेश्चन है, बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि जो सारे सॉल्ट रहते हैं वो क्या न्यूट्रल रहते हैं? तो इसका एक आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले तो अगर न्यूट्रल है, अगर ये इस केस में देखेंगे तो हमको क्या है, अगर सॉल्ट को न्यूट्रल होना है तो जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही हमारे पास में नेगेटिव आयंस होने चाहिए सेम, तब जाके हमारा सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। सॉल्ट अगर न्यूट्रल है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेम आयन चाहिए, पॉजिटिव आयन चाहिए हमें, और नेगेटिव आयन दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। पॉजिटिव आयन कौन सा? H+ आयन। नेगेटिव आयन कौन सा? H नेगेटिव आयन। ये दोनों क्या है? इक्वल होने चाहिए, तब हमारा सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो हम कुछ और अदर केस एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और अदर एग्जाम्पल देती हूँ सॉल्ट का मैं आपको। HNO3, ठीक, प्लस KOH क्या प्रोड्यूस करेगा? KNO3 प्लस H2O। ये जो KNO3 है इसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। साथ में ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। ठीक, ये है नाइट्रिक एसिड। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सेकंड वाला जो है ये के हो जाएगा पोटेशियम, ये OH हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो हमारे सामने में एक और मैंने इक्वेशन लिख दिया सॉल्ट बनाने का। इसके बाद में हम इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ और आपको दिखाती हूँ इसमें बुक में एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्ट बनाने के क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन भी है। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव आयन के, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ बहुत सारे सॉल्ट क्या हैं? प्रिपेयर किए गए हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास में किस तरह का क्या है? बेसिक रेडिकल है और एसिडिक रेडिकल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक रेडिकल क्या होते हैं और एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं। तो लिखा है वी कैन सी दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द सॉल्ट, जो सॉल्ट का पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पार्ट सॉल्ट का, कम्स फ्रॉम द बेस। ठीक है, इसे बेसिक रेडिकल बोलते हैं। एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द एसिड, नहीं, नेगेटिवली चार्ज पार्ट कम्स फ्रॉम द एसिड एंड इट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। ठीक, तो सबसे पहले हम ये टर्म देख लेते हैं कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है और बेसिक रेडिकल क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक एसिड है, ये क्या है? बेस है। यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये अब देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब सॉल्ट में देखिए कि सॉल्ट में किस तरह से जो के है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास बेस में से। सॉल्ट का जो के है, पॉजिटिव पार्ट है, वो कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बेस में से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो पॉजिटिव चार्ज है कम्स फ्रॉम द
बेस, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल बोलेंगे। उसी तरह से द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट कम्स फ्रॉम द एसिड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्ट यहाँ पे सॉल्ट के पास में ये वाला है, सॉल्ट के पास में नेगेटिव चार्ज पार्ट है यहाँ पे, ये कहाँ से आ रहा है, ये एसिड से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, आपको समझ आया होगा आई होप। बेसिक रेडिकल क्या होता है, एसिडिक रेडिकल क्या होता है। बेसिक रेडिकल में क्या होता है, सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ से आया है, बेस से आया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ से आया हुआ है, एसिड से आया हुआ है, तो उस नेगेटिव पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल्स। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल, क्या सारे सॉल्ट जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो हमें तो ये तो पता चल गया, अगर किसी सॉल्ट को न्यूट्रल रहना है तो उसमें पॉजिटिव आयंस जो है H+ आयन जो है, और जो नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन है OH आयन जो है, बेसिक के जो आयंस होते हैं वो क्या है, इक्वल होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, हमारा जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन के बराबर होना चाहिए। ठीक ठीक, तो हमने क्वेश्चन देखा कि आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल, क्या सारे सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। तो हमें ये पता चला सबसे पहले कि किसी भी सॉल्ट को न्यूट्रल होने के लिए उसमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या है, इक्वल होने चाहिए उसको न्यूट्रल होने के लिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ के और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो कॉमन एग्जांपल हम सब लेते हैं, हम किस चीज का एग्जांपल लेते हैं, NaCl का एग्जांपल लेते हैं, सबसे कॉमन सॉल्ट NaCl। तो यहाँ पे जो Na आता है वो किससे आता है, NaOH से आता है। ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। साथ में यहाँ पे जो Cl है वो कहाँ से आता है, HCl से आता है, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। ठीक है, तो अब इसमें जो Na है, Na क्या है, कहाँ से आ रहा है, Na बेस से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल हो जाएगा। Cl जो है वो कहाँ से आ रहा है, Cl कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, एसिडिक रेडिकल हो जाएगा Cl जो हमारे पास में है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तब हमें क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट मिलता है जिसका नेचर क्या रहता है, न्यूट्रल। सॉल्ट मिलता है जिसका नेचर क्या रहेगा, न्यूट्रल। ठीक, वहीं हम लोग और कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक, सॉल्ट हमारे पास में है, उसको फॉर्म करने के लिए हमको एक एसिड चाहिए, एक बेस चाहिए। मेरे पास में एक है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, इसके साथ में मैं क्या ऐड करती हूँ, इसके साथ में मैं ऐड करती हूँ वीक एसिड। तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा, ठीक, वो किस तरह से होगा, सॉल्ट जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। क्योंकि हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी के उल्टा क्या होगा, रिएक्शन क्या लिखा, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज एसिडिक। अब इसका उल्टा हो गया, अब स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पे एसिड है, और वीक क्या है हमारे पास में, बेस है। तो हमारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट किस नेचर का हो जाएगा, सॉल्ट अब एसिडिक नेचर का हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट भी क्या है, उसी नेचर का हो जाएगा। तो हमारे को आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया कि आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल। इसका आंसर हमें क्या मिल गया, नो भाई, सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। किसी सॉल्ट को न्यूट्रल होने के लिए उसमें जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ये किस केस में होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तब हमारे पास में कैसा बनेगा, हमारे पास में एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस है और जो वीक है वो एसिड है, उस केस में जो हो जाएगा सॉल्ट वो हो जाएगा बेसिक। और स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, वहां पे सॉल्ट हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली जो चीज है वो समझ में आई होगी।
कि सारे जो सॉल्ट्स हैं वो क्या है, न्यूट्रल नहीं होते हैं, कुछ एसिडिक भी होते हैं, कुछ बेसिक भी होते हैं। डिपेंड करते हैं कि आपका बेस कैसा है, आपका एसिड कैसा है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं एसिड रेन के बारे में। जो रेन होता है, रेन वाटर होता है, इसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। ठीक, रेन वाटर का पीएच क्या होगा, 7 होगा। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें क्या है, बहुत सारे जो गैसेस हैं वो डिसॉल्व रहते हैं। वो कहाँ कहाँ से गैसेस आए रहते हैं, जैसे चिमनी वगैरह से आए रहेंगे, फैक्ट्रीज की जो चिमनी रहती है वहां से आए रहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस, जो नेचुरल बात करेंगे ना कि नेचर से भी कुछ कैसे गैसेस जो है वहाँ इन्वायरमेंट में आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसमें से जो लावा निकलता है ना, मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा जो रहता है वो उसके साथ में कुछ और अदर गैसेस भी निकलती हैं। तो ये जो गैसेस रहती हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। कुछ हम इंसान के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में कार पोल्यूशन हो रहा है, बहुत अलग अलग तरह की पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा जैसे कि अभी पोल्यूशन है, सांस लेना मुश्किल है। तो वहां पे क्या है, वहां का पीएच जो होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा, 7 से क्या है, लो होगा। वहां पे भी बहुत सारे क्या होता है, गैसेस अवेलेबल होंगे। तो आपने सुना होगा ना कि किस तरह से आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है ना। मतलब रेन जो है वो नेचुरल नहीं है, बहुत जगहों पे आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। किस कारण से कराते हैं, जब रेन होगा तो उस रेन के साथ में जो हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस अवेलेबल है ना, जो हार्मफुल गैसेस जो नुकसान पहुंचा रही हैं वो अवेलेबल है ना, वो क्या करेगा, उस पानी के साथ में मिल जाएगा। मिलने के बाद में क्या है, वो घुल के एसिड रेन की तरह से वो गिर जाएगा, और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कुछ हद तक उसमें से जो गैसेस है, हार्मफुल गैसेस हैं, वो क्या है, कम हो जाएंगे और पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस कारण से क्या किया जाता है, एसिड रेन, एसिड रेन नहीं मतलब इस कारण से क्या है, आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। ठीक, तो हमारा जो बेसिकली जो रेन वाटर रहता है वो उसका पीएच क्या रहता है, 7 रहता है। ठीक, but when different gases present in the atmosphere dissolve in it, the pH of rainwater becomes less than 7. अब जब डिफरेंट गैसेस क्या करेंगे, जो हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो जब इस वाटर के साथ मिलेंगी, तब अब इस रेन वाटर का जो पीएच है वो कैसा हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ठीक, व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अब ये टर्म को आपको याद रखना है कि जब पीएच वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 5.6 से छोटी हो जाएगी, मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। पीएच जो है वो 5.6 से जब छोटा हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो रेन है वो एसिडिक रेन हो जाएगा, एसिडिक रेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आया कि जो एसिड रेन है वो क्या होता है। एसिड रेन बेसिकली क्या होता है, जब रेन वाटर जब है उसका पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 5.6 हो जाता है, तब ये हो जाता है एसिड रेन। और एसिड रेन किस कारण से होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो डेंजरस गैसेस अवेलेबल हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं इन रेन वाटर्स में, और ये इनके साथ में घुल के मिल के बरसते हैं हमारे ऊपर। तो कुछ यहाँ पे हार्मफुल गैसेस के बारे में बात किया गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, और कुछ अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के अदर ऑक्साइड्स जो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूल कंबशन के द्वारा होते हैं। ये होता है मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। और बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। These gases dissolve in water to produce carbonic acid, sulfuric acid, nitric acid. तो जब भी ये क्या होते हैं, गैसेस जो है वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं, तो आपको क्या है, कार्बोनिक एसिड मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। ये कुछ आपको क्या है, एसिड मिलते हैं इसके डिसॉल्व होने के कारण से, मतलब एसिड बन जाता है ये। और ये बरस रहा है किसके ऊपर, हमारे ऊपर बरस रहा है। इसके कारण से क्या है, लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। ये पेड़ पौधे को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं एसिड रेन जो है। तो समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए भी, और बाकी अन्य जीव जंतु जो प्रजाति हैं उनके लिए भी। ठीक, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है
जो बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है हमारे इन्वायरमेंट में। ये क्या है, जब वाटर के साथ मिलता है, जब रेन वाटर के साथ, ये H2O जो है, तो ये रेन वाटर है, जब इसके साथ में मिलता है तो ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, देख लीजिए कार्बोनिक एसिड बनता है, साथ में कुछ अदर एसिड्स भी बनते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो है सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फर यहाँ पे आपको दिख रहा है, किसके साथ मिल रहा है, वाटर के साथ मिल रहा है, तो ये क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड क्यों होगा, सल्फर तो एक है, ऑक्सीजन तीन है, तो ये हो जाएगा ट्राइऑक्साइड। ठीक, यहाँ पे दो था ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसलिए है ट्राइऑक्साइड। और ये मिला वाटर के साथ में, फिर बना दिया एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत हार्मफुल है, ये डैमेज कर सकता है, प्लांट्स को कर सकता है, एनिमल्स को कर सकता है, बिल्डिंग्स को कर सकता है। जो सॉरी, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत नुकसान पहुंचता है इन सब चीजों के कारण से। वो धीरे धीरे क्या है, उनको नुकसान होता है, टूटने लगते हैं, गलने लगते हैं, खराब होने लग जाते हैं, किस कारण से, एसिड रेन के कारण से। ठीक, तो आपका जो चैप्टर है वो आज यहीं खत्म होता है। मैंने एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स आपको पढ़ा दिए हैं। अगर इसमें कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो, कुछ एक्सप्लेन करना हो इसमें, और कुछ क्वेश्चंस, तो हम आगे करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके लाइक आप ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चले आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ताकि मैं और वीडियोस इस चैनल पे डाल सकूं। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।